तो चलिए आज की इस गहन चर्चा को शुरू करते हैं। आज हम जीव विज्ञान के एक ऐसे हिस्से पर बात कर रहे हैं जो सुनने में तो शायद बहुत परिचित लगे, लेकिन इसके काम करने का जो तरीका है ना, वो असल में बेहद जटिल और शानदार है। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका की, जिसे हम आमतौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सिर्फ ईआर के नाम से जानते हैं। हाँ, ईआर कहना ज्यादा आसान है। बिल्कुल। तो देखिए, सेल बायोलॉजी के बेसिक्स तो सबने पढ़े ही हैं। सबको पता है कि ईआर कोशिका के भीतर होता है। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करती है। मतलब इसे सिर्फ एक साधारण कोशिकांग या ऑर्गेनेल की तरह नहीं, बल्कि एक मास्टर आर्किटेक्ट की तरह डिकोड किया गया है। और एक विशाल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी। हाँ, एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात जो मुझे नोट्स में लगी वो ये है कि इसमें चीज़ों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स दी गई हैं, जो इस पूरे जटिल नेटवर्क को समझना काफ़ी आसान बना देती हैं। सही कहा। देखिए, जब हम कोशिका विज्ञान या सेल बायोलॉजी की गहराई में जाते हैं तो सूचनाओं का एक भारी अंबार लग सकता है। बिल्कुल लग सकता है। लेकिन आज की सामग्री की खासियत ही यही है कि ये उस पूरी जटिलता को बहुत ही लॉजिकल तरीके से व्यवस्थित करती है। जब हम ईआर की बात करते हैं तो हम असल में एक ऐसे डायनामिक नेटवर्क की बात कर रहे होते हैं जो कोशिका के भीतर लगभग हर महत्वपूर्ण प्रक्रिया से जुड़ा है। मतलब ये कोई खाली जगह घेरने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वह बुनियादी ढांचा है जिस पर पूरी कोशिका का अस्तित्व टिका हुआ है। और आज की चर्चा का उद्देश्य यही है कि हम इस संरचना को समझें, बिना किसी तकनीकी उलझाव के। हाँ, एकदम सरल तरीके से। तो चलिए स्रोत के बिल्कुल पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। इस विशिष्ट कोशिकांग की खोज पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। हाँ, पोर्टर ने। और ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि अगर हम पोर्टर शब्द का मतलब सोचें तो दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति की छवि बनती है जो भारी सामान उठाता है या किसी ढांचे को सहारा देता है। एक कुली या भार उठाने वाला। हाँ, और जैसा कि हम आगे देखेंगे, कोशिका के भीतर ईआर का जो सबसे पहला और बुनियादी काम है वो भी कुछ ऐसा ही है, मतलब सहारा देना। ये इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ऐतिहासिक नाम और उनका काम आपस में जुड़ गए। बिल्कुल। अब पोर्टर के अवलोकन के बाद जो सबसे पहली और अहम बात स्रोत में बताई गई है वो ये है कि ईआर एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और ये कोई छोटी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट जैसे दूसरे अंगों को देखें तो वे दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन। लेकिन ईआर का ये जो पूरा विशाल नेटवर्क है, ये सिर्फ एक ही झिल्ली से बना है। और मैं ये सोच रही थी कि ये एकल झिल्ली होना इसके कामकाज के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये इसे एक खास तरह का लचीलापन देता है। मतलब एक ही झिल्ली होने की वजह से ये नेटवर्क आसानी से मुड़ सकता है, अपने अंदर से छोटी छोटी थैलियां या वेसिकल्स अलग कर सकता है। हाँ। और कोशिका के बाकी हिस्सों के साथ बिना किसी रुकावट के जुड़ भी सकता है। अगर ये डबल मेम्ब्रेन होता तो शायद इतना डायनामिक नहीं हो पाता। एकदम सही विश्लेषण है। ये एकल झिल्ली ही इसे वो तरलता या फ्लूइडिटी देती है जिसकी इसे जरूरत है। और इसका जो सबसे पहला काम स्रोत में प्रमुखता से बताया गया है वो है कोशिका को यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। यांत्रिक सामर्थ्य। क्योंकि देखिए, कोशिका कोई ठोस ईंट तो है नहीं। हाँ, वो तो तरल से भरी हुई है। बिल्कुल। बिना किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के वो आसानी से पिचक सकती है या अपना आकार खो सकती है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुमंजिला इमारत का मचान। जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है तो उसे सीधा और मजबूत रखने के लिए स्टील के खंभों का एक पूरा ढांचा तैयार किया जाता है ना। हाँ, ढांचा या स्कैफोल्डिंग। बस हमारी कोशिका के लिए ईआर ठीक वही मचान है। ये पूरे साइटोप्लाज्म में यानी कोशिका द्रव्य में फैला रहता है। ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है जो ये तय करता है कि कोशिका के भीतर जो हजारों रासायनिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनके लिए एक स्थिर वातावरण बना रहे। और दिलचस्प बात यह है कि ये मचान कोई लोहे का कठोर ढांचा नहीं है। ये एक जीवित और काम करने वाला नेटवर्क है। अब अगर हम इसकी भौतिक संरचना पर आएं। हाँ, वो टीवीसी वाली ट्रिक। एग्जैक्टली। स्रोत सामग्री ने इसकी भौतिक संरचना को बहुत ही चतुराई से एक शॉर्ट हैंड ट्रिक के जरिए समझाया है। और वो ट्रिक है टीवीसी। मतलब ईआर के ढांचे को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इसका कोई एक फिक्स्ड आकार नहीं है। लेकिन जब हम इसे टीवीसी में तोड़ते हैं तो ये एकदम विजुअल हो जाता है। टी से ट्यूब्यूल्स यानी नलिकाएं,
V से वेसिकल्स यानी पुटिकाएं और C से सिस्टर्ने, जिसे हिंदी में सिस्टर्नी ही कहते हैं। ये शॉर्ट हैंड इसके ज्यामितीय आकार को समझने का बहुत ही लॉजिकल तरीका है। अगर हम इन्हें एक-एक करके देखें, हाँ बताइए। तो ट्यूब्यूल्स असल में शाखाओं वाली पाइपों या नलियों का एक जाल है। ये पाइप कोशिका के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने और पदार्थों के ट्रांसपोर्ट के लिए एकदम परफेक्ट हैं। फिर आते हैं वेसिकल्स। ये गोलाकार थैलियां या बुलबुले जैसे होते हैं। जब किसी पदार्थ को पैक करके एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित भेजना होता है, तो ये बुलबुले सबसे प्रभावी रूप होते हैं। और आखिर में C से सिस्टर्ने? हाँ, सिस्टर्ने। ये लंबी, चपटी और एक के ऊपर एक रखी हुई तश्तरी जैसी संरचनाएं हैं। और मुझे लगता है सिस्टर्ने की ये चपटी बनावट बहुत मायने रखती है। बिल्कुल रखती है, क्योंकि जब किसी जगह पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक साथ होने हो तो आपको एक बड़े सतह क्षेत्र या सरफेस एरिया की जरूरत होती है। ये चपटी थैलियां एक बहुत छोटी सी जगह में बहुत सारा सरफेस एरिया दे देती हैं। सही काम। तो ये TVC सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये हमें बताता है कि ER एक मल्टी फंक्शनल फैसिलिटी है, जिसके पास अपनी पाइपलाइन है जो ट्यूब्यूल्स है, पैकेजिंग यूनिट्स हैं जो वेसिकल्स हैं, और बड़े वर्क बेंच हैं जो सिस्टर्ने हैं। फॉर्म फॉलोज फंक्शन, रूप हमेशा कार्य का अनुसरण करता है। और ये बात ER के मामले में तब सबसे ज्यादा साफ होती है जब हम इसके दो अलग अलग प्रकारों की बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा नेटवर्क एक जैसा नहीं दिखता। हाँ, स्रोत इसे दो साफ हिस्सों में बांटता है। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे हम रफ ER या RER कहते हैं, और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ ER या SER। ये कोशिका विज्ञान के सबसे दिलचस्प विभाजनों में से एक है। एक ही अंग है, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत ही मॉलिक्यूलर लेवल पे तय होता है। स्रोत के अनुसार RER के खुरदुरेपन का असली कारण उसकी सतह पर ATS राइबोसोम और राइबोफोरिन 1 नाम के प्रोटीन का मौजूद होना है। और यहाँ पर राइबोफोरिन 1 का रोल बहुत क्रिटिकल है। हम जानते हैं कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने की मशीनें हैं। प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन ये राइबोसोम्स ER की सतह पर अपने आप तो चिपक नहीं सकते ना। उन्हें एक डॉकिंग स्टेशन की जरूरत होती है, एक एंकर की। हाँ, तो राइबोफोरिन 1 वही एंकर है। ये तय करता है कि राइबोसोम सतह से मजबूती से चिपके रहें। और इन्हीं चिपके हुए राइबोसोम की वजह से जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये सैंडपेपर की तरह खुरदुरा दिखता है। और इसकी ठीक उलट अगर हम SER यानी चिकनी जालिका की बात करें, तो ये दोनों चीजें ATS राइबोसोम और राइबोफोरिन 1 पूरी तरह से एब्सेंट होती हैं। कोई डॉकिंग स्टेशन ने, कोई राइबोसोम नहीं, इसलिए उसकी सतह बिल्कुल साफ और चिकनी होती है। अब ये सिर्फ दिखने का अंतर नहीं है, ये बनावट सीधे तौर पर तय करती है कि वो काम क्या करेंगे। हाँ, और काम पे जाने से पहले मुझे स्रोत की वो दूसरी ट्रिक डिस्कस करनी है जो बनावट के अनुपात या रेशियो के बारे में है। ओह हाँ, VCR और TVS वाली ट्रिक। एग्जैक्टली। जो हमने पहले TVC डिस्कस किया था उसी का इस्तेमाल करके स्रोत ने RER के लिए एक शॉर्टहैंड दिया है, VCR। इसका मतलब है कि रफ ER में मुख्य रूप से वेसिकल्स यानी V और सिस्टर्ने यानी C की मात्रा ज्यादा होती है। और ये पूरी तरह से लॉजिकल है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टर्ने चपटी सतह है जो बड़ा वर्क बेंच देती हैं। अब RER पर राइबोसोम चिपके हैं, वहां बहुत भारी मात्रा में काम हो रहा है, तो उसे इन बड़ी चपटी सतहों की ज्यादा जरूरत होगी ही। और जो प्रोडक्ट वहां बन रहा है उसे पैक करने के लिए वेसिकल्स की जरूरत है। इसलिए RER के लिए VCR एकदम सही फिट है। और चिकनी जालिका यानी SER के लिए ट्रिक है TVS। हाँ, TVS। इसका मतलब SER में ट्यूब्यूल्स यानी T और वेसिकल्स यानी V ज्यादा होते हैं। उसे बड़ी चपटी सतहों की उतनी जरूरत नहीं है, बल्कि नलिकाओं का जाल उसके काम के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो ये ज्यामितीय विभाजन सीधे उनके कार्यों से जुड़ा है। चलिए अब इस बड़ी फैक्ट्री की इन दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइनों के असल काम को देखते हैं। हाँ, चूंकि RER की सतह पर राइबोसोम चिपके हैं, इसलिए उसका मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम जो भी प्रोटीन बनाते हैं वो सीधे RER के सिस्टर्ने के अंदर चले जाते हैं, जहां उनकी फोल्डिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है। और क्योंकि SER पर कोई राइबोसोम नहीं है तो वो प्रोटीन तो बना नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए स्रोत बताता है कि SER लिपिड संश्लेषण यानी लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। कोशिका को अपनी झिल्लियां बनाने के लिए और ऊर्जा स्टोर करने के लिए लगातार लिपिड चाहिए होता है। तो हम देख सकते हैं कि कोशिका ने कितनी खूबसूरती से इन दो बहुत ही जरूरी
लेकिन अलग अलग निर्माण प्रक्रियाओं को एक ही अंग के 2 अलग जोन्स में बांट दिया है। ये सेल्यूलर लॉजिस्टिक्स का एक मास्टरपीस है। एक ही छत के नीचे बिना टकराए 2 अलग मैन्युफैक्चरिंग लाइनें चल रही हैं। अब अगर हम ईआर के पूरे रेज्यूमे की बात करें, मतलब इसके सारे प्रमुख कार्यों की एक लिस्ट देखें जो स्रोत में दी गई है, तो पहला काम तो हमने डिस्कस कर लिया, यांत्रिक सामर्थ्य देना, ढांचा बनाना। हाँ, वो तो है, लेकिन इसके बाद के जो काम हैं वो साबित करते हैं कि ईआर सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये कोशिका का मास्टर बिल्डर है। बिल्कुल, और इस मास्टर बिल्डर का सबसे बड़ा सबूत लिस्ट का दूसरा काम है गोल्जी काय का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी। ये मुझे हमेशा से एक माइंड बेंडिंग फैक्ट लगता है। क्यों? क्योंकि हम अक्सर सेल के अंगों को अलग अलग स्वतंत्र इकाइयों की तरह सोचते हैं, लेकिन यहाँ ईआर असल में एक दूसरे प्रमुख अंग को जन्म दे रहा है। गोल्जी काय, जो कोशिका का मुख्य पैकेजिंग सेंटर है, वो खुद ईआर के वेसिकल्स के आपस में जुड़ने से बनता है। ये बात कोशिका के भीतर जो एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है उसके गहरे जुड़ाव को दिखाती है। अगर ईआर काम करना बंद कर दे तो गोल्जी काय का तो वजूद ही खत्म हो जाएगा, पूरी पैकेजिंग प्रणाली ही ढह जाएगी। बिल्कुल। और इसी गहरे जुड़ाव के कारण लिस्ट का जो तीसरा काम है वो बहुत जरूरी और थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, लाइसोसोम वाला पॉइंट। हाँ, स्रोत कहता है कि ईआर लाइसोसोम के निर्माण में भी भूमिका निभाता है। लाइसोसोम वो थैलियां हैं जिनमें शक्तिशाली एंजाइम होते हैं जो कोशिका के कचरे को पचाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है, एक अपवाद है, एक्सेप्शन। जी। स्रोत ने साफ कहा है कि ईआर लाइसोसोम तो बनाता है, लेकिन प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण सीधे नहीं करता। वो गोल्जी काय द्वारा होता है। ये बारीकी बहुत शानदार है। इसे एक रिले रेस की तरह समझिए। बताइए। लाइसोसोम के अंदर जो खतरनाक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जो असल में प्रोटीन है, उनका निर्माण रफ ईआर में ही होता है। ठीक है। ईआर उन एंजाइमों को बनाता है, उन्हें वेसिकल्स में पैक करता है और गोल्जी काय के पास भेज देता है। ओके। फिर गोल्जी काय उन एंजाइमों को प्रोसेस करता है और फाइनली पैक करके जो नई थैली बाहर निकालता है, उसे हम प्राथमिक लाइसोसोम कहते हैं। तो मतलब कच्चा माल और एंजाइम ईआर से आ रहे हैं? हाँ। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है, यानी प्राथमिक लाइसोसोम, वो सीधे ईआर की फैक्ट्री से बाहर नहीं आ रहा, वो गोल्जी काय के शोरूम से बाहर आ रहा है। बिल्कुल सही। ये सटीकता दिखाती है कि कोशिका में काम का बंटवारा कितना नपातुला है। अब इस लिस्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो चौथा काम है कोशिका पट्टी या सेल प्लेट का निर्माण। ये पौधों की कोशिकाओं के विभाजन के समय होता है ना? हाँ, प्लांट सेल्स में जब एक पादप कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाएं बनने वाली होती हैं, तो उनके बीच एक भौतिक विभाजन या दीवार की जरूरत होती है। क्योंकि पशु कोशिकाओं की तरह पौधे की कोशिकाएं तो बीच से पिचककर अलग नहीं हो सकती, उनके बाहर एक बहुत कठोर दीवार होती है। सही कहा, इसलिए उन्हें अंदर से एक नई दीवार बनानी पड़ती है। इस विभाजन के समय ईआर से निकली हुई पुटिकाएं यानी वेसिकल्स कोशिका के बिल्कुल बीच में इकट्ठा होने लगती हैं, एक इक्वेटर की तरह। हाँ, भूमध्य रेखा पर। ये वेसिकल्स आपस में जुड़कर एक शुरुआती दीवार बनाते हैं जिसे कोशिका पट्टी कहा जाता है। और यही कोशिका पट्टी बाद में एक पूरी कोशिका भित्ति या सेल वॉल बन जाती है। बिल्कुल। जो सीधे हमारे स्रोत के 5वें और आखिरी काम से जुड़ता है कि ईआर कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण करता है। पौधों के लिए उनकी कोशिका भित्ति ही उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उस दीवार को बनाने के लिए जो भी जटिल कार्बोहाइड्रेट्स और कच्चा माल चाहिए, उसका एक बड़ा हिस्सा इसी ईआर के अंदर बनता है। तो अगर हम इन सारे कामों को एक साथ रखकर देखें तो ईआर की तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। हाँ, ये सिर्फ कोई जाला या जालिका नहीं है। ये वो मचान है जो कोशिका को पिचकने से बचाता है। ये वो कारखाना है जो जीवन के लिए जरूरी प्रोटीन और लिपिड बना रहा है। गोल्जी काय का जन्मदाता है, लाइसोसोम के एंजाइमों का स्रोत है और पौधों में नई दीवारें खड़ी करने वाला इंजीनियर है। ये जो बहुमुखी प्रतिभा है इसकी, यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इतना यूनिक बनाती है। बिल्कुल। और आज के स्रोत ने न सिर्फ इन बातों को साफ किया है, बल्कि जो ट्रिक्स दी हैं, टीवीसी, वीसीआर, टीवीएस, वो इस पूरे स्ट्रक्चर को दिमाग में बैठाने के लिए बहुत असरदार है। हाँ, इससे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप समझ लेते हैं कि सिस्टर्ने की चपटी सतहों का इस्तेमाल प्रोटीन बनाने के लिए क्यों हो रहा है या नलिकाओं का इस्तेमाल लिपिड के लिए क्यों हो रहा है, तो सब कुछ एक कहानी की तरह समझ आने लगता है। एक बहुत ही तार्किक कहानी। और इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये स्रोत हमें एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ भी ले जाता है। जो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से जुड़ा है। हाँ,
अगर हम सोचें कि ईआर ही वो मास्टर बिल्डर है जो गोल्जी काय को बना रहा है, जो कोशिका भित्ति का सामान बना रहा है और पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का आधार है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एग्जैक्टली एक कोशिका के भीतर इस मास्टर बिल्डर के बिना किसी भी तरह के जीवन या विकास की शुरुआत आखिर कैसे हो सकती है? ये मुर्गी और अंडे वाली पहेली जैसा है। हाँ, बिल्कुल। अगर ईआर दूसरे अंगों को बनाता है और कोशिका को स्थिर रखता है, तो क्या यह कहना गलत होगा कि जटिल जीवन की शुरुआत के लिए ईआर का होना सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त रही होगी? ये सोचने वाली बात है। क्या यह कोशिका का सबसे अपरिहार्य हिस्सा नहीं है? यह एक ऐसा सवाल है जो हमें इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के प्रति और ज्यादा विस्मय से भर देता है। इसी रहस्यमयी और वैज्ञानिक विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस मास्टर आर्किटेक्ट के बारे में सोचते रहिए।